बच्चों, भूगोल विषय कक्षा 12 के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। बच्चों, इस चैप्टर को हमने पढ़ा, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया। आज इसके हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करेंगे अभ्यास प्रश्न चैप्टर नंबर 9 के। ऑब्जेक्टिव टाइप का पहला प्रश्न है बच्चों, प्रादेशिक नियोजन का संबंध है। प्रादेशिक नियोजन का संबंध निम्न चार में से किसके साथ है? चार ऑप्शन है बच्चों हमारे सामने। पहला है आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का विकास। यह है बच्चों, इसमें आता है खंडीय। ये खंडीय नियोजन का एक प्रकार है। हमने बच्चों नियोजन के जब दो प्रकार देख रहे थे, एक तो खंडीय नियोजन था, एक था प्रादेशिक नियोजन। खंडीय नियोजन में हमने देखा था कि आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का जो विकास होगा वो खंडीय नियोजन में होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर पहला नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। बिल्कुल सही बात है बच्चों, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम ही इसमें आंसर आएगा। तीसरा है परिवहन जल तंत्र में क्षेत्रीय अंतर। बिल्कुल नहीं। चौथा है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर आएगा बच्चों दूसरा ख, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। ठीक है बच्चों, इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं हम, आईटीडीपी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? आईटीडीपी, ये भरमौर जो हमारी केस स्टडी थी बच्चों, वहाँ पर ये शब्द आया था। पहला ऑप्शन है समन्वित पर्यटन विकास प्रोग्राम। बिल्कुल गलत। समन्वित यात्रा विकास प्रोग्राम गलत। समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम बिल्कुल सही। और समन्वित परिवहन विकास प्रोग्राम गलत। बच्चों, आईटीडीपी इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईटीडीपी समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम इसका नाम दिया गया था। ठीक है बच्चों, ये भरमौर केस स्टडी में हमने देखा था। इसके बाद तीसरा प्रश्न आएगा बच्चों, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में जो बच्चों सतत पोषणीय विकास हुआ, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? हमने देखा था पारितंत्र इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा पारितंत्र ख। इसके बाद बच्चों हमें प्रश्न करने हैं ऐसे जिनका आंसर हमें 30 शब्दों में देना है। ठीक है, पहला है इसमें भरमौर जनजातीय क्षेत्रों में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम के सामाजिक लाभ क्या हैं? ठीक है, उत्तर कैसे लिखेंगे? भरमौर जनजातीय क्षेत्रों में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम के निम्न लाभ उल्लेखनीय हैं। पहला, यहाँ पर बच्चों सामाजिक लाभ देखने हैं हमें। ठीक है, सामाजिक किस प्रकार से लाभ, ठीक है, सोशल किस तरीके से रिफॉर्म्स आए, वहाँ पर सोशल प्रॉफिट किस तरीके से हुआ। तो पहला, साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि हुई तथा साक्षरता में लिंग असमानता भी कम हुई। मैंने बताया था आपको इसमें कि साक्षरता दर में वृद्धि हुई और साक्षरता में लिंग असमानता में भी कम हुई। लिंगानुपात में सुधार हुआ और बाल विवाह में भी कमी आई। ठीक है बच्चों, हमने देखा था कि 1.88% जो कि 1971 में थी स्त्री साक्षरता, यहाँ पर वो 2011 में बढ़कर के कितनी हो गई? लगभग 65% हो गई। तो इतना भारी विकास किस वजह से देखा गया था भरमौर क्षेत्र में? वो इस समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम की वजह से देखा गया था। ठीक है बच्चों, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित करें। सतत पोषणीय विकास हमने पढ़ा था बच्चों, उसका कैसे लिखेंगे? सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल दिया गया है। ये हमने अच्छे से पढ़ा था बच्चों कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है, उसकी परिभाषा यहाँ पर इस तरीके से हो गई। ठीक है, कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता को भी ध्यान में रखना है और वर्तमान में जो हम हैं, वर्तमान की जो पीढ़ियां है, इसको भी प्रभावित नहीं करना है। तो ना तो भविष्य की पीढ़ियों को प्रभावित करना है, ना ही वर्तमान में जो हम जी रहे हैं, वर्तमान की जो पीढ़ी है उसको भी संसाधनों की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो भविष्य को भी काम करना है और वर्तमान का भी हमें काम करना है। तो इस प्रकार का नियोजन, इस प्रकार का विकास हमें करना है बच्चों कि जिससे कि किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों तीसरा, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है? इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या प्रभाव पड़ा है? ठीक है, जो कि सकारात्मक हो।
ठीक है, जैसे कि हमने देखा था नकारात्मक प्रभाव भी था और सकारात्मक प्रभाव भी था। तो सकारात्मक प्रभाव कौन सा है, देखते हैं आंसर। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के सिंचाई पर निम्नलिखित सकारात्मक प्रभाव अनुभव किए गए हैं। पहला है, नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र के विस्तार से बोए गए क्षेत्र में विस्तार तथा फसलों की सघनता में वृद्धि हुई। ठीक है, बोए गए क्षेत्र था बच्चों, उसमें विस्तार हुआ और इसके अलावा फसलों की जो सघनता है उसमें भी वृद्धि हुई है। दूसरा है, सघन सिंचाई के कारण चना, बाजरा तथा ग्वार जैसी पारंपरिक फसलों का स्थान, यहाँ पर कौन सी फसलें होती थी बच्चों, चना, बाजरा, ग्वार आदि जो फसलें होती थी उनके स्थान पर गेहूं, कपास और मूंगफली और चावल, जो कि क्या है, अधिक जल प्राप्त करने वाली फसलें हैं, अधिक जल का उपयोग करने वाली फसलें हैं, उन्होंने इन फसलों का स्थान ले लिया। पहले जो फसलें बोई जाती थी बच्चों वो कम पानी की वजह से बोते थे, क्योंकि पहले वहाँ पानी की कमी थी। लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना स्टार्ट हुई तो वहाँ पर भरपूर पानी हुआ और भरपूर पानी होने की वजह से इन फसलों में परिवर्तन आया। जहाँ चना, बाजरा, ग्वार बोई जाती थी वहाँ पर गेहूँ, कपास, चावल और मूंगफली, बच्चों ये बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है इन फसलों में, चावल में, कपास में, तो इन फसलों का स्थान इन्होंने ले लिया। अगला प्रश्न है बच्चों जिनका आंसर हमें 150 शब्दों में देने हैं। सूखा संभावी क्षेत्र कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। यह कार्यक्रम देश में शुष्क कृषि भूमि विकास में कैसे सहायक है। ठीक है, तो पहला इसका पार्ट है सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में बताइए, और दूसरा इसमें है कि शुष्क भूमि कृषि विकास में ये किस प्रकार से सहायक होगा। आइए बच्चों देखते हैं कि भारत में सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम का प्रारंभ चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, जिसका उद्देश्य सूखा संभावी क्षेत्रों में रोजगारों के अवसर का सृजन करना तथा सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए उत्पादन के साधनों को विकसित करना था। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने देखा पांचवी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम में कार्य क्षेत्र को और अधिक विस्तृत कर दिया गया और इस कार्यक्रम में प्रारंभ में स्थानीय स्तर पर श्रमिकों को रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए सिविल निर्माण कार्य पर बल दिया गया था। लेकिन बाद में इसमें सिंचाई परियोजनाओं, भूमि विकास कार्यक्रम, वनीकरण, चारागाह विकास तथा आधारभूत अवसंरचनाओं के विकास को भी प्राथमिकता दी। आधारभूत संरचनाओं में विद्युत, सड़क, बाजार, वित्तीय सुविधा आदि प्रकार की चीज़ों को भी इसमें बच्चों जोड़ा गया। शुरुआत में क्या था, हमने देखा था कि सिविल निर्माण का कार्य थे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्यों किए गए थे, क्योंकि स्थानीय स्तर पर श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो सके, जिससे कि सूखे से जो समस्या होगी, सूखे से जो रोजगार उन्हें प्राप्त नहीं हो रहे हैं उनको वहाँ पर रोजगार प्राप्त हो सके। लेकिन बाद में इनमें बच्चों दूसरे भी तत्व जोड़े गए, जैसे कि सिंचाई परियोजना, भूमि विकास कार्यक्रम, वनीकरण, चारागाह विकास और आधारभूत संरचनाओं का विकास। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर दूसरी चीज़ें देखी। सूखा संभावी क्षेत्रों के विकास को अन्य रणनीतियों में सूक्ष्म स्तर पर समन्वित जल संभर विकास कार्यक्रम का विकास भी सम्मिलित है। समन्वित जल संभर विकास कार्यक्रम बच्चों, समन्वित जल संभर विकास कार्यक्रम भी यहाँ पर देखे गए थे। ठीक है, इसके बाद में देखूँ तो भारत में सूखा संभावी क्षेत्र प्रमुख रूप से राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तेलंगाना राज्य, कर्नाटक का पठार और तमिलनाडु के उच्च जो भूमि है वहाँ पर शुष्क और अर्धशुष्क जो क्षेत्र बने हुए हैं तमिलनाडु की उच्च भूमि में, वहाँ पर भी यह कार्यक्रम चलता है। ठीक है, सूखा संभावी क्षेत्र कार्यक्रम का शुष्क भूमि विकास में योगदान। जो ये कार्यक्रम चलाया था बच्चों, सूखा संभावी क्षेत्र कार्यक्रम, इसका शुष्क भूमि, ऐसी भूमि जो शुष्क है उसके विकास में क्या योगदान था वो हम यहाँ पर देखेंगे। सूखा संभावी क्षेत्र कार्यक्रम का शुष्क भूमि विकास में निम्नलिखित योगदान उल्लेखनीय है। पहला है बच्चों, शुष्क भूमि क्षेत्रों में सूखे की समस्या के प्रभावों को कम किया गया है, जिससे कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जो बच्चों यहाँ पर क्षेत्र थे उस सूखे की समस्याओं को भी, प्रभावों को भी यहाँ पर कम किया गया है। इन कार्यक्रम के द्वारा जो सूखा की समस्या थी उसको कम किया गया था, जिससे कि कृषि उत्पादकता में भी यहाँ पर वृद्धि देखी गई है।
अगला है रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन कर बेरोजगारी की समस्या को बहुत कम किया गया है तथा जनता के पलायन को भी रोका गया है। बच्चों, जहाँ यदि सूखा होगा वहाँ कृषि नहीं होगी, दूसरे प्रकार के रोजगार नहीं होंगे, तो वहाँ पलायन की व्यवस्था भी देखी गई है, प्रवास जैसी चीज़ें भी देखी गई है। इस कारण से यदि इन प्रवास को रोकना है, इन पलायन को हमें रोकना है, तो सूखे की समस्या को दूर भी करना होगा और जो बेरोजगारी है उसे भी हम दूर करना होगा और इस कारण से हमें रोजगार सृजन का काम भी करना होगा। तीसरा है बच्चों, पर्यावरण असंतुलन से उत्पन्न समस्याओं को काफ़ी हद तक कम किया गया है और चौथा है क्षेत्र के समन्वित विकास में सहयोग मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार के यहाँ पर कार्य भी हुए हैं। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाइए। बच्चों, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत देख सकते हैं बच्चों कि इंदिरा गांधी नहर भारत में सबसे लंबे नहर तंत्रों में से एक है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में सबसे लंबे नहर तंत्रों में से एक है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। 9060 किलोमीटर नियोजित लंबाई रखने वाले इस नहर तंत्र की सिंचाई क्षमता कृषि योग्य कमान क्षेत्र के 19.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने की है। तो बच्चों 19.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई व्यवस्था या सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो, इस तरीके का टारगेट, इस तरीके का लक्ष्य हमने यहाँ पर रखा था। तो कितना बच्चों, 19,63,000 अर्थात 19.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर। ठीक है, इसके बाद इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के प्रमुख उपाय कौन कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में देख सकते हैं कि पिछले 4 दशकों में जिस प्रकार से इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में विकास हुआ है उससे वहाँ के भौतिक पर्यावरण को काफ़ी क्षति पहुँची है। जिस तरीके से बच्चों यहाँ इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में विकास हुआ है उससे यहाँ के क्षेत्र में काफ़ी नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। सकारात्मकता तो पड़ा ही है बच्चों, इसके अलावा नकारात्मक प्रभाव भी इन क्षेत्रों में पड़ा है। विशेष रूप से भौतिक पर्यावरण को इस क्षेत्र में काफ़ी क्षति पहुंची है। ठीक है बच्चों, वस्तुतः नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रमुख रूप से पारिस्थितिकी विकास को महत्व प्रदान करना आवश्यक है। हमने पढ़ा था बच्चों कि पारिस्थितिकी विकास को महत्व प्रदान करना ही आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पर बच्चों पहले पारिस्थितिकी किस प्रकार की थी, सूखा की। ठीक है, कम पानी की पारिस्थितिकी थी। अब वहाँ पर पानी आने के कारण अधिक मात्रा में पानी का उपयोग किया जा रहा है, जो कि इस पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके उदाहरण भी हमने देखे थे। इस हेतु निम्नलिखित 7 उपायों को कार्यान्वित करना आवश्यक है। देखते हैं। पहला है जल प्रबंधन नीति। बच्चों, हमें जल प्रबंधन नीति अपनानी होगी कि किस प्रकार से उस जो जल आ रहा है, इंदिरा गांधी नहर में जो जल आ रहा है, उस नहर के अंतर्गत आने वाले जल का किस प्रकार हमें प्रबंधन करना है, किस काम में हमें लेना है और कितना पानी लेना है। कमान क्षेत्र के सतत पोषणीय विकास के लिए जल प्रबंधन नीति को कठोरता से क्रियान्वित करना अति आवश्यक है। इसके लिए परियोजना के प्रथम चरण में कमान क्षेत्र में फसल रक्षण सिंचाई तथा दूसरे चरण में फसल उगाने व चारागाह विकास के लिए विस्तारित सिंचाई का प्रावधान रखा गया है। बच्चों, इस क्षेत्र में फसल रक्षण सिंचाई के लिए, फसल की रक्षा के लिए सिंचाई की जानी चाहिए। हमने देखा था इस चैप्टर में कि फसल रक्षण सिंचाई नहीं होकर के वहाँ पर सिंचाई का कार्य किया जा रहा है, जो कि यहाँ इस पारिस्थितिकी को नुकसान पहुँचाता है। दूसरे चरण में फसल उगाने और चारागाह विकास के कार्यक्रम भी होने चाहिए, क्योंकि बच्चों यह क्षेत्र क्या है, सूखा क्षेत्र है। यहाँ पर चारागाह विकास होना चाहिए जिससे कि पशुपालन में विस्तार हो सके, लेकिन इस प्रकार के यहाँ पर कार्य नहीं हो रहे हैं। जल सघन फसलों पर प्रतिबंध। कमान क्षेत्र के शस्य प्रतिरूप में सामान्यतः जल सघन फसलों के बोने पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। हमने देखा था। ठीक है, जल सघन फसलों पर प्रतिबंध लगाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि फसल रक्षण सिंचाई होनी चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं फसल की रक्षा करना इम्पोर्टेंट है। ये उसी तरीके से है कि एक व्यक्ति के पास में बच्चों, एक व्यक्ति के पास में 100 रुपये है, ठीक है, और एक व्यक्ति के पास में 1 रुपये भी नहीं है, अर्थात वो भूखा रह रहा है, उसे निम्नतम जो आवश्यकता है,
ठीक है बच्चों, मानवीय जो आवश्यकता है वो भी पूर्ति नहीं हो रही और इसके पास अति हो रही है, तो ये गलत है। इस तरीके की चीज़ों को यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर हमने इस नहर को, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जब स्टार्ट करी थी बच्चों, ये फसल रक्षण सिंचाई के लिए थी कि वहाँ पर फसल की रक्षा हो सके, जीव जंतुओं के लिए पानी की उपलब्धता हो, पेयजल की सुविधा हो, ठीक है। लेकिन यह यहाँ पर दूसरे प्रकार के कार्य यहाँ पर स्टार्ट हो गए, सघन फसलों के यहाँ पर खेती की जाने लगी, ठीक है। तो यहाँ पर इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इसके स्थान पर बागायती कृषि के अंतर्गत खट्टे फलों की खेती को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। प्रवाहित जल की क्षति को न्यूनतम करना, जो बच्चों जो प्रवाहित जल होता है उसमें भी क्षति होती है, नीचे चले जाता है, भूगर्भ में पानी चले जाता है या फिर भाप बन करके उड़ जाता है क्योंकि अत्यधिक मात्रा में गर्मी पड़ती है। कमान क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों में नालों को पक्का करना, ये इम्पोर्टेंट है बच्चों। भूमि विकास तथा समतलन, वारबंदी, ओसरा पद्धति जैसे उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए जिससे कि प्रवाहित जल की क्षति को कम किया जा सके, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हमने देखा कि प्रवाहित जल की क्षति को न्यूनतम करना भी आवश्यक है। इसके बाद है बच्चों चौथा, जलाक्रांत एवं लवणीय भूमि का पुनरुद्धार। अति सिंचाई के कारण बच्चों हमने देखा इस क्षेत्र में, विशेषकर गंगानगर, हनुमानगढ़, इन क्षेत्रों में अति सिंचाई के कारण यहाँ की जो भूमि है वो जलाक्रांत हो चुकी है, लवणीय हो चुकी है, हमने देखा था बच्चों। तो यदि ये हो चुकी है तो इसका पुनरुद्धार हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में भी कार्य करना। कमान क्षेत्र में मिलने वाले जलाक्रांत व लवणीय भूमि के पुनरुद्धार के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। वनीकरण एवं चारागाह विकास, कमान क्षेत्र में पारितंत्र विकास के लिए यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र में वनीकरण, वृक्षों की रक्षण मेखला का निर्माण तथा चारागाह विकास के कार्य को वरीयता प्रदान की जाए, ठीक है बच्चों। इस प्रकार के कार्य भी यहाँ पर होने चाहिए। छठा, वित्तीय एवं संस्थागत सुविधाएं भी यहाँ पर मिलनी चाहिए जिससे कि रोजगार की प्राप्ति हो सके। सतत पोषणीय विकास के लिए आवश्यक है कि कमान क्षेत्र में कार्यरत निर्धन वर्ग के कृषकों को पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संस्थागत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ठीक है। इस प्रकार से हमने बच्चों यहाँ पर देखा। इसके बाद है सातवां, अर्थव्यवस्था के विविध सेक्टरों का विकास, ठीक है। केवल कृषि का ही नहीं, दूसरे प्रकार के जो सेक्टर है अर्थव्यवस्था के, उनका भी विकास यहाँ इस क्षेत्र में आवश्यक हो गया है। सतत पोषणीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह भी आवश्यक है बच्चों कि कृषि के साथ साथ अर्थव्यवस्था में अन्य सेक्टरों के विकास पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाए। ऐसा करने से कमान क्षेत्र में आर्थिक विविधीकरण तो होगा ही, साथ ही मूल ग्रामीण जनसंख्या, कृषि सेवा केंद्र, सुविधा ग्राम तथा विपणन केंद्रों जैसे कि मंडी, कस्बों के मध्य एक कार्यात्मक संबंध भी स्थापित होगा। बच्चों हमने देखा था कि सतत पोषणीय विकास में केवल एक सेक्टर को ही, एक क्षेत्र को ही विकास नहीं करेंगे हम, बल्कि उस पूरे क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग या जितने भी सेक्टर है उसका विकास करेंगे जिससे कि एक सेक्टर पर निर्भरता नहीं हो और आपस में विभिन्न जो सेक्टर है वो आपस में निर्भर हो सके, ठीक है। तो केवल एक सेक्टर का विकास नहीं करना है, आर्थिक विविधीकरण यहाँ पर हमें लाना होगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद में देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से किस वर्ष भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी। हम जानते हैं बच्चों कि 1951 में भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी योजना आयोग के द्वारा। हालांकि योजना आयोग को 2015 में बदल करके नीति आयोग कर दिया गया, अर्थात योजना आयोग को बंद कर दिया गया और नीति आयोग की शुरुआत हुई। और उसके पश्चात ये पंचवर्षीय जो कार्यक्रम थे या पंचवर्षीय योजनाएं थी ये बंद कर दी गई, ठीक है। तो सन 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। तो बच्चों हम जानते हैं कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरुआत किया गया था। इसके बाद है बच्चों तीसरा, भरमौर जनजातीय क्षेत्र में कौन सी नदी अपनी सहायक नदियों के साथ प्रभावित होती है। यहाँ पर आंसर आएगा बच्चों रावी नदी। हमने देखा था, अपनी पुस्तक में भी लिखा हुआ है, यहाँ पर रावी नदी आएगा।
नेक्स्ट है बच्चों, गद्दी जनजाति शरद ऋतु में निम्न में से किस क्षेत्र में ऋतु प्रवास करती है? कांगड़ा क्षेत्र में अपना ऋतु प्रवास करती है। कब? शरद ऋतु में। ठीक है, मैंने बताया था ऋतु प्रवास क्या होता है कि ऋतु के अनुसार, ठीक है, प्रवास करना, जनजातियों का एक स्थान से छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना और दूसरे स्थान पर ऋतु परिवर्तन के पश्चात दूसरे स्थान से वापस पहले स्थान पर आ जाना। इस तरीके से ऋतु बदलने के साथ अपने प्रवास को बदलना क्या कहलाता है बच्चों? ऋतु प्रवास कहलाता है। तो यहाँ पर हमने देखा पहाड़ों में जो शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में जो प्रवास होता है उसके अंतर्गत गद्दी जनजाति, भरमौर नामक जो हमारी केस स्टडी थी बच्चों, जो हमने देखा था कि गद्दी जनजाति कांगड़ा में शरद ऋतु में प्रवास करती है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों, 5वां, ब्रटलैंड आयोग का संबंध किससे है? हमने देखा था कि ब्रटलैंड आयोग का संबंध सतत पोषणीय विकास से है। ठीक है, इसके बाद है निम्न में से किस बांध से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है? हरी के बैराज बांध से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। ठीक है, जो कहाँ पर स्थित है? पंजाब में स्थित है। इसके बाद छोटे प्रश्न है बच्चों, नियोजन के 2 उपगमन कौन कौन से हैं? पहला है बच्चों खंडीय नियोजन और दूसरा है प्रादेशिक नियोजन, जैसे कि हमने पढ़ा था। अगला प्रश्न है खंडीय नियोजन से क्या आशय है? अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों जैसे कि कृषि, सिंचाई, उद्योग, ऊर्जा, निर्माण, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचनाएं और सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उन्हें क्रियान्वित करना खंडीय नियोजन कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये परिभाषा है, छोटी छोटी परिभाषा है, इन्हें हमें याद करना है और हमारी कॉपी में भी लिखना है। ठीक है, छोटे 1 या 2 नंबरों के प्रश्नों में यह आते हैं। इसके बाद है बच्चों प्रादेशिक नियोजन से आप क्या समझते हैं, क्या आशय है? स्थानिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में विकास में प्रादेशिक असंतुलन को कम करने संबंधी नियोजन को प्रादेशिक नियोजन कहा जाता है, जैसे कि हमने देखा था। और विभिन्न प्रकार के प्रादेशिक नियोजन से संबंधित जो कार्यक्रम थे बच्चों वो भी हमने देखे थे। अगला है सूखा संभावित क्षेत्र का विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सूखा संभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के संसाधन को विकसित करना। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके 2 प्रमुख सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के उद्देश्य थे। अगला है पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की योजनाएं किन किन बातों को ध्यान में रखकर बनाई गई? पहाड़ी क्षेत्र के विकास की योजनाएं जो किन किन बातों को ध्यान में रख करके बनाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्र के विकास की योजनाएं उनकी स्थलाकृतिक, पारिस्थितिकीय, सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि अलग अलग क्षेत्रों की स्थलाकृति अलग अलग होती है, उनकी पारिस्थितिकी भी अलग अलग होती है और सामाजिक आर्थिक स्थिति भी अलग अलग होती है। तो इनके आधार पर हम अलग अलग उपयोजनाएं बनाते हैं। यदि हमने एक साथ पूरे देश की या पूरे क्षेत्र की योजना बना दी तो फिर वो सफल नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी स्थितियाँ सबकी अलग अलग है। ठीक है, उनके लिए सबके लिए अपनी अलग अलग स्थिति होने के कारण अलग अलग योजनाएं, उनकी उपयोजनाएं बनानी हमें होगी। इसके बाद है बच्चों कि भारत में सूखा संभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं? हमने देखा था बच्चों कि राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा, तेलंगाना पठार, कर्नाटक पठार, तमिलनाडु की उच्च भूमि तथा आंतरिक भाग के शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्र जो कि तमिलनाडु में, वो सभी क्षेत्र भारत में सूखा संभावित क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, भारत के कौन कौन से क्षेत्र सिंचाई के प्रसार के कारण सूखे से बच जाते हैं? ठीक है, ऐसे कौन से क्षेत्र है जो सूखे क्षेत्र में तो आते हैं लेकिन वहाँ पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने के कारण वो वास्तव में इस क्षेत्र में नहीं आते हैं। ठीक है, अर्थात
बच्चों ऐसे क्षेत्र जहां पर सिंचाई की सुविधा हमें उपलब्ध हो रही है, जिस कारण से वो सूखा संभावित क्षेत्र में नहीं आते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्र सिंचाई के प्रसार के कारण सूखे से बच जाते हैं। यदि ये सिंचाई नहीं हो तो ये क्षेत्र भी सूखे क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। पर्यावरण पर औद्योगिक विकास के प्रतिकूल प्रभावों के संदर्भ में लिखी गई पुस्तकों के नाम लिखिए। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी पुस्तक थी जो पर्यावरण पर औद्योगिक विकास के प्रतिकूल प्रभावों के संदर्भ में लिखी गई थी? बच्चों 2 पुस्तक थी। एक तो थी सन 1968 में प्रकाशित एहरलिच नामक विद्वान की द पॉपुलेशन बम। ठीक है, एहरलिच ने क्या लिखा था? द पॉपुलेशन बम। कब लिखी थी? 1968 में। दूसरा है बच्चों 1972 में प्रकाशित मीडोज द लिमिट टू ग्रोथ नामक पुस्तक। ये दोनों बाप बेटे थे, मीडोज एंड मीडोज। इन्होंने क्या लिखी थी? द लिमिट टू ग्रोथ। ये बहुत अच्छी बुक थी बच्चों। और इसके बाद होने वाले जो कार्यक्रम थे, ठीक है, उन्होंने बताया कि पर्यावरण पर जो औद्योगिक विकास का किस तरीके से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं बच्चों विश्व पर्यावरण और विकास आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ठीक है, तो नॉर्वे के प्रधानमंत्री गब्रो हरलेम ब्रटलैंड को उन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र से क्या आशय है? इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र से आशय उस क्षेत्र से है जिसमें सिंचाई व अन्य कार्यों के लिए जल की आपूर्ति इंदिरा नहर द्वारा की जा रही है। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र होता है। इसके बाद है बच्चों इंदिरा गांधी नहर का पूर्व नाम क्या था? हम जानते हैं राजस्थान नहर था। इंदिरा गांधी नहर की परियोजना की संकल्पना कब व किसने प्रस्तुत की थी? हम जानते हैं कि 1948 में बीकानेर रियासत के तत्कालीन सिंचाई इंजीनियर कंवर सेन के द्वारा वो संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं बच्चों, हमें याद होने चाहिए। इसके बाद है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में कौन कौन से जिले सम्मिलित है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर एवं चूरू जिले इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, याद करने हैं हमें। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सामाजिक सतत पोषणीयता का लक्ष्य कब प्राप्त किया जा सकता है? ठीक है, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सामाजिक सतत पोषणीयता का लक्ष्य कब प्राप्त किया जा सकता है? किन स्थितियों में प्राप्त किया जा सकता है? विभिन्न आर्थिक स्थिति वाले भू आवंटियों को कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय एवं संस्थागत सहायता उपलब्ध कराने पर ही इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सामाजिक सतत पोषणीयता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात सामाजिकता के आधार पर इनमें किस प्रकार से सतत पोषणीय लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है? तो पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता और संस्थागत सहायता यदि हमने उपलब्ध करा दी उन क्षेत्रों के लोगों को, तो उन सामाजिक सतत पोषणीयता का लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बच्चों आज हमने चैप्टर नंबर 9 के प्रश्नोत्तर किए। अगली क्लास में हम चैप्टर नंबर 10 परिवहन एवं संचार पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।